हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो सब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम सेकंड चैप्टर से। तो हमने पहला देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्यों और कैसे आया ये और उसमें क्या क्या खासियत थी। तो हमने आज हम देखेंगे राइट्स क्या रहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, अधिकार क्या होते हैं हमारे। कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ओनली अबाउट द कंपोजिशन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एंड रिलेशन अमंग देम, इट इज डॉक्यूमेंट दैट सेट्स लिमिट ऑन पावर्स ऑफ गवर्नमेंट एंड इंश्योर्स द डेमोक्रेटिक सिटीजन ऑल पर्सन एंजॉय सर्टेन राइट्स। इसका मीनिंग क्या हुआ ये देखो। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक अलग अलग ऑर्गन्स का गवर्नमेंट के और उसका रिलेशन के बारे में बस उतनी ही बात नहीं है। तो गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है कि एक डॉक्यूमेंट है वो जो कि लिमिट करता है गवर्नमेंट के पावर्स को, सबसे याद रखना, लिमिट करता है पावर्स को, बढ़ावा नहीं देता है। और इंश्योर करता है कि भाई डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो सभी पर्सन के लिए कुछ ना कुछ तो सर्टन राइट्स दिए जाए। अभी राइट्स का इंपॉर्टेंस क्या है। केस स्टडी देखते हैं हम एक कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की, जहां पर उनको डिनाई किया गया था राइट्स। 1982 की बात है। द गवर्नमेंट एंगेज फ्यू कॉन्ट्रैक्टर्स हु एम्प्लॉयड अ लार्ज नंबर ऑफ वेरी पुअर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ टू बिल्ड द फ्लाईओवर्स एंड स्टेडियम ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन वर्क फॉर एशियन गेम। A team of social scientists studied their poor condition, petitioned the Supreme Court. Violation of right against exploitation. Exploiting a person to work for less than the minimum prescribed wage amounts to beggar or forced labor. Court acceptably and right work to give them। ठीक है, कुछ समझा नहीं ना, ठीक है कोई बात नहीं, इसमें बताता हूँ मैं। तो देखिए, कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स ने क्या किया है, बहुत ज्यादा नंबर्स में काफी पुअर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को हायर किया अलग अलग कंट्रीज से लेके। क्यों? तो एशियन गेम्स चल रहे थे, उधर फ्लाईओवर और स्टेडियम्स बनाने थे। तो एक सोशल साइंटिस्ट की टीम गई वहां पर और देखा कि भाई इतनी पुअर कंडीशन है, तो उन्होंने एक पिटीशन किया सुप्रीम कोर्ट में। तो ये दिखा रहा था कि वायलेशन क्या हो रहा था, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। मतलब क्या, आप एम्प्लॉय कर रहे हो पर्सन को और मिनिमम वेज दे रहे हो, जितना प्रिस्क्राइब वेज देना चाहिए उससे बहुत कम वेज दे रहे हो। ये इक्वल टू ये हो गया बेगर या फिर फोर्स्ड लेबर की तरह ही काम हो गया है। तो कोर्ट ने एक्सेप्ट किया और बोला कि भाई आप ये गलत कर रहे हो, आपको जो प्रिस्क्राइब वेजेस है वो देना चाहिए। तो ये इनका राइट था। ठीक है, ये क्लियर हुआ। भी बिल ऑफ राइट्स देखते हैं। बिल ऑफ राइट्स क्या है। एक बिल रहेगा उसमें राइट्स लिखे रहेंगे, वैसा ही है। A democracy must ensure that individuals have certain rights and the government will always recognize these rights. डेमोक्रेसी में इंडिविजुअल्स के पास कुछ ना कुछ तो सर्टन राइट्स रहते हैं, जहां पर गवर्नमेंट उसको रिकॉग्नाइज करेगी। मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्रीज लिस्ट द राइट्स ऑफ द सिटीजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन itself. Such a list of rights mentioned and protected by the constitution is called bill of rights. अभी कुछ कुछ डेमोक्रेटिक कंट्रीज में जो राइट्स की लिस्ट रहती है वो दिया जाता है उसके कॉन्स्टिट्यूशन में ही। तो उस लिस्ट को जो मेंशन किया है कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्ट किया जाता है, तो उसी को बोलते हैं बिल ऑफ राइट्स। अभी रेमेडी अगेंस्ट वायलेशन ऑफ राइट्स, अगर कोई वायलेट करता है उसके राइट्स को, मतलब राइट्स वायलेशन हो जाता है, तो उसके लिए रेमेडी क्या है। एज इट प्रोहिबिट्स गवर्नमेंट फ्रॉम एक्टिंग अगेंस्ट द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स। मतलब गवर्नमेंट को बोला जाता है कि भाई आप उनके राइट्स में नहीं जा सकते। ठीक है, जो भी इंडिविजुअल के राइट्स है उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। अभी इंडिविजुअल्स का प्रोटेक्शन कैसे होता है, तो फ्रॉम पर्सन और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। एक तो दूसरे पर्सन ने उसका वायलेशन किया, समझो किसी पर्सन को बोला कि भाई आप पानी नहीं पी सकते हमारे घर का, वगैरह वगैरह। या फिर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, बोलेंगे कि फलाना डिम का कास्ट के है आप, तो आप नहीं कर सकते, या फिर नहीं हमारे सोसाइटी में, या सोसाइटी बोल लो ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आ सकते। फ्रॉम द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट सजेस्ट एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी और इवन द जुडिशरी। ठीक है, सभी ऑर्गन से भी इनको प्रोटेक्शन मिलता है कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से हो तो आपको नहीं मिलेगा। तो हाँ सर, भी प्रोटेक्शन मिलता है। अभी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स की हिस्ट्री देखते हैं। तो हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट से ही उनको समझ में आ गया था कि राइट्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। दे डिमांडेड द ब्रिटिश रूलर्स शुड रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ द पीपल। ठीक है, ब्रिटिशर्स की भी डिमांड थी। जब हम नेशनल मूवमेंट चल रहे थे तब भी हम वही डिमांड कर रहे थे कि जो राइट्स है पीपल के वो उन्हें मिलने चाहिए। मोतीलाल नेहरू कमेटी है डिमांडेड अ बिल ऑफ राइट्स एज फार एज बैक इन 1928 में। 1928 में मोतीलाल नेहरू जी ने एक कमेटी दिया, मतलब बैठाई गई थी, तो उन्होंने डिमांड किया था कि भाई बिल ऑफ राइट्स होने चाहिए। 1928 की बात है, ठीक है, 1928 की बात है। आफ्टर इंडिपेंडेंस द कॉन्स्टिट्यूशन लिस्टेड द राइट्स दैट वुड बी स्पेसिफिकली प्रोटेक्टेड एंड कॉल्ड देयर फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, और जैसे इंडिपेंडेंस मिलता है हमने फंडामेंटल राइट्स का पूरा स्पेसिफिकली किया है। अभी इंपॉर्टेंस क्या है इसका वो देखते हैं हम। तो व्हाट फंडामेंटल सच दिस आर सो इंपॉर्टेंट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज सेपरेट लिस्टेड देम एंड मेड स्पेशल प्रोविजन फॉर देयर प्रोटेक्शन। अभी देखो, अभी फंडामेंटल में ही फंडामेंटल क्यों लिखा गया है, तो फंडामेंटल का मतलब ये होता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो ये अलग से कॉन्स्टिट्यूशन में हमने सेपरेट चैप्टर किया है और उसके हिसाब से उसको अलग प्रोटेक्शन भी दिया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इंश्योर्स दैट दे आर नॉट वायलेटेड बाय द गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ने भाई एक गारंटी दी है कि भाई अगर गवर्नमेंट इसे वायलेट ना ही करे तो बेहतर है। जुडिशरी के पास भी पावर्स दिए है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये प्रोटेक्ट कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम वायलेशन। अगर कोई एक्शन गवर्नमेंट लेती है तो उसके वजह से वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स, अगर कोई वायलेट होता है तो। और ये एब्सोल्यूट नहीं है और अनलिमिटेड राइट्स नहीं है। मतलब क्या होता है, अभी देखिए आप बोलोगे कि मेरा फंडामेंटल राइट है कि मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच है मेरे पास के, ठीक है, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। अभी कुछ भी बोल सकते हो कि इसके लिए लिमिट भी आती है ना। आप कुछ भी बोलोगे क्या, मतलब किसी को डिमीन कर सकते हो, किसी को गाली दे सकते हो, किसी के अगेंस्ट कुछ भी, बड़े पर्सनैलिटी के अगेंस्ट कुछ भी बोल सकते हो क्या, तो नहीं। गवर्नमेंट के पास भी एक अथॉरिटी है जिसको बोलते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। आपके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन रहेंगे।
कि आप उस हद तक ही रहे, उसके आगे ना जाए। अगर उसके आगे जाते हो तो गवर्नमेंट के पास राइट है कि वो आपको पनिश कर सकता है। क्लियर है इधर तक? अभी हम देखते हैं ऑर्डिनरी राइट्स क्या रहते हैं और फंडामेंटल राइट्स में क्या फर्क क्या है। फर्क पड़ता है, ठीक है, देखते ड्रॉ करेंगे चलो। अभी ऑर्डिनरी राइट्स में क्या रहते हैं, नॉर्मल राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स थे नॉर्मल राइट्स है, ये प्रोटेक्ट किया जाता है ऑर्डिनरी लॉ से, ठीक है, ऑर्डिनरी लॉ लगते हैं इसमें। और ये प्रोटेक्ट किए जाते हैं सीधा कॉन्स्टिट्यूशन में। फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल रहते हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल रहते हैं। एक सेकेंड, दे मे बी चेंज बाय द लेजिस्लेचर बाय ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग। दे मे ओनली बी चेंज बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। अभी देखिए, अभी चेंज करने की बात आ गई है, समझो ऑर्डिनरी राइट से। ऑर्डिनरी पहली तो बात याद रखना है, ऑर्डिनरी लॉ रहेगा। ऑर्डिनरी लॉ मतलब इतना भी ऑर्डिनरी नहीं रहता है, लॉ लॉ रहता है, मतलब वो कानून ही रहता है, कानून की तरफ पे आपको प्रोटेक्शन दिया जाता है। और दूसरी बात, अगर आप चेंज करने की बात की तो लेजिस्लेचर एक ऑर्डिनरी प्रोसेस रहती है, ऑर्डिनरी इन द सेंस मतलब ज्यादा मेजोरिटी की जरूरत नहीं पड़ती, सिंपल मेजोरिटी से भी वो लॉ चेंज कर सकते हैं। अभी इसमें क्या होता है, इसमें चेंज तभी कर सकते हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने रहेंगे, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होगा तभी वो चेंज होगा। अभी हमारे पार्ट, अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है हमारा, जो संविधान है, उसमें पार्ट 3 क्या है, तो फंडामेंटल राइट्स को इन्होंने अलग से पार्ट दिया है। हमारे इसमें ऑलमोस्ट 22 पार्ट्स है, ठीक है, 25 पार्ट्स है अराउंड। तो उसमें से पार्ट 3 है ये, पार्ट 1 है यूनियन एंड टेरिटरीज, पार्ट 2 है सिटीजनशिप, पार्ट 3 है ये, पार्ट 4 है डीपीएसपी, पार्ट 5 है इस यूनियन है, पार्ट 6 स्टेट्स है, पार्ट 7 मैं भूल रहा हूँ। पर ठीक है, ये बहुत सारे पार्ट्स है, मेजर मेजर पार्ट्स आपको याद रखने हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पार्ट वाइज भी। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको लक्ष्मीकांत में, इसलिए मैं ऊपर ऊपर ही बताऊंगा इस पर। एक तो होता है पहला 14, आर्टिकल 14 आता है राइट टू इक्वलिटी। फिर आता है राइट टू फ्रीडम में, सीधा 19 में दिया है राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 है। फिर आता है प्रोटेस्ट राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये 17 है क्या, नहीं, 23 और 24 है, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये 25 है, 25 से लेकर 28 तक आता है। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट 29 और 30 आता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज आर्टिकल 32 आता है। अभी हर एक के बारे में इन्होंने दिया है वैसे, तो मैं हम ऊपर ऊपर ही पढ़ेंगे, इसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, बस एक ऊपर एक ओवरऑल आइडिया रहनी चाहिए कि क्या होता है। अभी राइट टू इक्वलिटी, समान समान अधिकार होना चाहिए। अभी मतलब क्या होता है इसका, अभी कि कोई पर्टिकुलर कास्ट का है, जेंडर का है, या फिर कुछ भी रहेगा, तो उसको और कोई सामान्य आदमी है जो भी बड़े सो कॉल्ड अपर कास्ट रहेगा, या फिर कोई भी रिच वगैरह रहेगा, तो उसको और इनको अलग ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए, सभी को इक्वल एक्सेस देना चाहिए। मोटा मोटा तौर पर यह है, पूरा आप पढ़ सकते हो। फिर आर्टिकल 16(4) में भी रिजर्वेशन, अच्छा रिजर्वेशन का हम पढ़ेंगे आगे, इसमें अभी ज्यादा जाने की जरूरत नहीं। अभी प्रियम्बल ने भी बोला है कि इक्वलिटी ऑफ स्टेटस और इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, प्रियम्बल में बोला है। सभी सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंजॉय इक्वल अपॉर्चुनिटी, सभी सेक्शंस के जो भी सोसाइटी के रहेंगे ना, तो उनको सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। भले चिल्ड्रन, वुमेन्स, सोशली और एजुकेशन बैकवर्ड्स को एक सर्टन प्रोविजन दिया है कि भाई थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट के लिए उन्होंने अलग से प्रोविजन दिया है, जो कि जरा सा आर्टिकल 14 जो कि इक्वालिटी का है थोड़ा सा अलग जाता है, वो हम देखेंगे। अभी रिजर्वेशन बोलोगे आप इक्वालिटी के अगेंस्ट है, तो ऐसा नहीं है। रिजर्वेशन जनरली ऐसा माना जाता है कि वो अपलिफ्टमेंट के लिए, जनरली इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, क्योंकि पहले उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, इसलिए उनको अभी अपॉर्चुनिटी की जरूरत है, तभी इसलिए रिजर्वेशन आया है। इक्वालिटी क्लियर है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ग्रांड रेस रीजन कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ पर। कोई भी रीजन बेसिस पर करता है, रेस पर करता है, आप काले हो गोरे हो, फिर कास्ट के इस पर करता है, सेक्स के ऊपर करता है, प्लेस ऑफ बर्थ आप यहाँ पर कहाँ बॉर्न हुए हो, उस पर किया तो फिर कदम अनटचेबिलिटी आती है, ठीक है। अभी आता है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम मतलब क्या, फ्रीडम रहना चाहिए, लिबर्टी रहनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट एसेंशियल है डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है। इक्वालिटी और फ्रीडम है, या फिर इसको लिबर्टी बोलते हैं। लिबर्टी मतलब क्या, कि एक आपको फ्रीडम रहता है कि आप कैसे सोच सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, एक्शन ले सकते हो। फ्रीडम का ये मीनिंग नहीं होता कि आपको जो मर्जी चाहे वो कर सकते हो, वैसा वाला फ्रीडम नहीं है, ठीक है, वो अलग फ्रीडम होता है। फिर वो नेगेटिव टर्म्स में भी जा सकता है, आपको जो मर्जी चाहे आप लग सकते हो, तो फिर अलग रहेगा। फ्रीडम आर डिफाइंड इन सच अ वे, सच अ मैनर दैट एवरी पर्सन विल एंजॉय हर फ्रीडम विदाउट थ्रेटनिंग फ्रीडम ऑफ अदर्स एंड विदाउट एंडरिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। वही बोला है, फ्रीडम को ऐसा डिफाइन किया गया है कि हर एक पर्सन जो है वो एंजॉय कर सकता है उसका फ्रीडम, बिना किसी को थ्रेटनिंग, मतलब किसी का दूसरे का फ्रीडम थ्रेटन करे बगैर, या फिर किसी लॉ या फिर ऑर्डर सिचुएशन को हानि पहुंचाए बगैर, तो वो होता है फ्रीडम। क्लियर है? सिंपल सिंपल स्टेटमेंट्स का भी इन्होंने मीनिंग पूछा है, एटलीस्ट आई गेस लिबर्टी का मीनिंग पूछा है। फिर आई अभी क्लिक नहीं हो रहा है, पर हम देखेंगे आगे के एमसीक्यूज में हम आएंगे, तब हम देखेंगे। फिर आता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21, ठीक है। इट इज द फॉरमोस्ट राइट अमंग द राइट टू फ्रीडम, नो सिटीजन कैन बी हियर लाइफ एक्सपेक्टेड प्रोसेस लेट डाउन बाय अदर लॉ, नो कैन बी डिनाइड पर्सनल लिबर्टी, नो कैन बी लॉ, ठीक है। अभी देखिए, इसमें क्या है, हम पूरे जो आर्टिकल्स है ना, इसका आप टेंशन मत लीजिए, आपको अगर कुछ भी नहीं समझ में, ऐसा तो होगा नहीं, पर फिर भी एक आइडिया लगने के लिए मैं ऊपर ऊपर बता देता हूँ। अभी राइट टू लाइफ है, आपकी जिंदगी है, आपकी पर्सनल लिबर्टी है, आपकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगे, समझो अभी किसी को पर्सनल लिबर्टी को डिनाई नहीं कर सकता,
या फिर आपको जैसी जिंदगी जीनी है जी सकते हो, अगर लॉ के हिसाब से चल रही है तो ठीक है, अगर लॉ के अगेंस्ट जा रही है तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है। आपको बिना किसी ग्राउंड्स पर अरेस्ट करना वो भी गलत है, मतलब आपको सीधा अरेस्ट कर रहे हो और बता रहे नहीं कि किस ग्राउंड पे अरेस्ट कर रहे हो, तो वो भी गलत है। अगर आपको समझो अरेस्ट कर भी लिया तो आपको राइट टू डिफेंड भी है कि एक लॉयर आप चूज कर सकते हो। वो अलग अलग बातें हैं, ठीक है। इसका वाइडर एप्लीकेशन भी अलग अलग इसमें बोला गया है कि ह्यूमन डिग्निटी फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन होनी चाहिए। वो ये नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड हिज लाइफ पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ के हिसाब से होनी चाहिए। ठीक है, एक आता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, पोनिटिव भी आता है, तो ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब क्या, मोटा मोटा तौर पर बता देता हूँ। एक प्यूनिटिव रहता है, एक प्रिवेंटिव रहता है। प्रिवेंटिव मतलब क्या, किसी भी पर्सन को हम अरेस्ट कर सकते हैं जब वो घटना करने के पहले हमें लगता है। अभी समझो एक टेररिस्ट अटैक होने वाला है, हमें समझ में आ गया है कि भाई ये बिल्डिंग में टेररिस्ट है और ये आगे जाके बॉम्ब से कुछ भी कर सकते हैं ये। तो हम क्या करेंगे, मतलब जो भी वो जो फोर्स रहेगी, तो वो पहले उनको अटैक कर सकती है, अटैक इन द सेंस उनको अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, और उसमें कोई क्वेश्चन भी वगैरह पूछ नहीं जा सकता। और उसके आगे भी है कि भाई ये बस एक्सटेंडेड कर सकते 3 महीनों के लिए, और एक एडवाइजरी बोर्ड बिठाई जाएगी, फिर उसके बाद रिव्यू करेंगे कि सच में इन्हें छोड़ना है या नहीं, तब की बात है। पर ये इसका क्रिटिसिज्म भी होता है कि भाई मिसयूज कर सकती है गवर्नमेंट जो भी नॉर्मल पीपल उनकी वजह से, और राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के कॉन्फ्लिक्ट में आता है, क्योंकि हमारी राइट टू लाइफ भी है और इधर आप बोल रहे हो कि हम कैसे भी अरेस्ट कर सकते हो, तो वो एक बात है। प्रिवेंटिव डिटेंशन समझ में आ गया। टेररिस्ट याद रखना, अलग अलग फ्रीडम्स भी दी है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल एक्सरसाइज पीसफुली विदाउट आर्म्स, ये हम देखेंगे आगे, डोंट वरी। ऊपर ऊपर बताओ तो स्पीच स्पीच और एक्सप्रेशन क्या है, मतलब अभी मैं बोल रहा हूँ एक्सप्रेस कर रहा हूँ वो हो गया। राइट टू असेंबल, हम सब मिलकर एक ग्रुप बना सकते हैं, असेंबल हो सकते हैं, गन बिन लेके नहीं, ठीक है, विदाउट आर्म्स पीसफुली करेंगे। ये अपना एनिमल नहीं है मूवी, ठीक है, जहाँ पर पुलिस का नामो निशान नहीं है। राइट्स ऑफ अक्यूज्ड, कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स दैट अक्यूज्ड पर्सन शुड गेट सफिशिएंट प्रोटेक्शन unless the court has found the person guilty, that to ensure fair trials of courts, no person। ठीक है, इसमें क्या है अभी राइट, क्या अक्यूज के राइट्स क्या है, ये भी एक आर्टिकल है बाय द वे, फंडामेंटल राइट है। अब मुझे बता देना कौन सा है। तो पहली बात, जो भी अक्यूज पर्सन रहेगा उसको सफिशिएंट प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। कोई भी गिल्टी नहीं रहेगा जब तक कोर्ट फाउंड नहीं करता कि वो ऑफेंस का उसने किया है या नहीं, जब तक प्रूवन नहीं होता है तब तक नहीं, वो गिल्टी नहीं है। फेयर ट्रायल होनी चाहिए, उसके लिए 3 राइट्स बोले हैं कि कोई भी पर्सन को सेम पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए दोबारा। सेकंड दिया है कि एनी एक्शन इज इलीगल फ्रॉम बैकडेट। अभी समझो उसने आज कोई क्राइम, समझो पहले कोई क्राइम किया है, तो आज इसकी पनिशमेंट अभी ये 10 साल है, तो अभी वो आप नहीं बोल सकते हो कि भाई आज के हिसाब से उसको वैसी पनिशमेंट लेनी चाहिए, तो ऐसा नहीं, बैकडेट से नहीं कर सकते आप पनिशमेंट, वो इलीगल हो जाएगा। और कोई भी पर्सन अपने खिलाफ के खुद, मतलब नो पर्सन शैल बी आस्क्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, मतलब खुद का खुद एविडेंस नहीं बन सकता है वो, ठीक है, देने के लिए। फिर बाद में आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट कौन से आते हैं फिर, ह्यूमन बींग्स को एज अ ट्रीट अलग ही करते हैं, मतलब क्या, फोर्स लेबर हमने अभी देखा, विदाउट पेमेंट या बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स सच एज स्लेव्स, बोथ आर प्रोहिबिटेड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आप फोर्स लेबर नहीं कर सकते हो विदाउट पेमेंट, और इवन 14 साल के बिलो डेंजरस जॉब्स में, फैक्ट्रीज या माइंस में आप एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते हो। ये दो याद रखना राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में, ठीक है। 23 और 24 है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अभी फ्रीडम ऑफ रिलीजन में क्या है, सभी को अधिकार है कि वो अपना अपना रिलीजन अपने अपने चॉइस से फॉलो कर सकता है, वही फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप। अभी इश्यूज क्या है उसमें, फॉर्सिबल कन्वर्जन हो रहे, फिर राइट टू स्प्रेड इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होनी चाहिए, नहीं तो फिर हो गया काम। सभी में इक्वलिटी रहनी चाहिए रिलीजन्स में, ऐसा कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर नहीं करना चाहिए, और इंडिया के पास कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है अभी तक तो, ठीक है। कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स की भी बात की गई है, और कॉन्स्टिट्यूशन अभी देखो, ये पढ़ने के पहले आप पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़े, डिटेलिंग में पढ़े, एनसीईआरटी पढ़े, ये नोट्स ना ही पढ़े तो बेटर है, ठीक है। मेरा लेक्चर आने से पहले आपको, मतलब लेने से पहले आपको ये लेक्चर सुनने से पहले आपने वो चैप्टर पढ़ा है तो ही आप ये लेक्चर पढ़िएगा, वरना मत पढ़िएगा, ठीक है। आपको समझ में आएगा, पर जितना अच्छे से आपने एक बार पढ़ा और फिर एक बार आप ये देखते हो लेक्चर, तो ये डबल रिवीजन हो जाती है। अगर आप सिंगल बार देखोगे तो हार्डली एक 10% ही आप रिटेंशन कर पाओगे। जब ये पढ़ के आप ये करोगे तो ऑलमोस्ट 50 to 60% आप रिटेंशन कर पाओगे, ठीक है। फिर आते हैं हम कल्चरल एजुकेशनल राइट्स। अभी इस पर ज्यादातर तो मसला इस पर ही चल रहा है कि जो माइनॉरिटीज है, जैसे कि अभी मदरसास के ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं कि भाई ये जो है राइट टू एजुकेशन को वायलेट कर रहे हैं, क्योंकि वो जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन है वहां पर नहीं दे रहे हो, पर ये अलग ही रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है। अभी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है या रिलीजन के बारे में एजुकेट कर रहे हैं, अभी इस पर मसला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। तो 29-30 ये आर्टिकल थोड़े से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 30 और 29। स्टेटस ऑफ माइनॉरिटी डज नॉट डिपेंड ऑन रिलीजन, इंक्लूड्स लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल माइनॉरिटीज, ओन कल्चर लैंग्वेज स्क्रिप्ट, जिसकी खुद का कल्चर है, खुद की लैंग्वेज है और खुद की स्क्रिप्ट है, उनके पास राइट है कंजर्व करने का, उनके जो भी रहेगा वो। ऑल माइनॉरिटीज रिलीजन एग्जिंग्विशिंग अपॉन देयर ओन एजुकेशनल सिस्टम, इधर लिखा गया है कि सभी माइनॉरिटीज रिलीजियस और या फिर लिंग्विस्टिक वो अपना खुद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकते हैं।
गवर्नमेंट कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कि भाई ये माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए है या नहीं। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसको बोलते हैं हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि मैंने पूछा था आपको क्वेश्चन, आई गेस पिछली बार ही पूछा था। तो जो डॉक्टर अंबेडकर जी है उन्होंने इनको क्या बोला है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को हार्ट है और सोल है कॉन्स्टिट्यूशन की, बिकॉज दिस राइट गिव्स रीजन टू राइट टू अप्रोच हाई कोर्ट और सुप्रीम टू गेट एनी फंडामेंटल स्टूडेंट केस ऑफ देयर वायलेशन। अगर किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो वो जो सिटीजन है वो सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, इसीलिए इसको बोला गया राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ये इशू ऑर्डर दे सकता है, डायरेक्टिव दे सकता है गवर्नमेंट के लिए कि ये इन्फॉर्मेंट राइट का इन्फोर्समेंट होना चाहिए। अभी ये जाएगा कैसे, ठीक है, आप कोर्ट कैसे जाओगे, तो उसके लिए बोलते हैं उसे रिट्स। अलग अलग रिट्स दिए, 5 टाइप के हैं, हम मोटे मोटे तौर पर हम देखते हैं अभी क्या है ये। हबियस कॉर्पस, हबियस कॉर्पस जैसे मैंने बताया दृश्यम वाला सीन, ठीक है। कोर्ट ऑर्डर दैट अरेस्टेड पर्सन शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर इट एंड इट कैन आल्सो बी सेट टू फ्री इफ द माइनर ग्राउंड्स आर नॉट लॉफुली और सैटिस्फैक्टरी। आपने किसी पर्सन को अरेस्ट किया है, समझो आप पुलिस वाले हो, बिना कोई इसके कुछ नहीं, कुछ ठोस सबूत नहीं है, कुछ नहीं है, बस अरेस्ट किया है ऐसे ही टॉर्चर करने के लिए या फिर वसूली करने के लिए। तो बैटरी लो, बैटरी लो। तो कोर्ट के पास आप गए समझो, कि बोले कि भाई हमारा जो जो भी है रिश्तेदार, तो उसको पुलिस ने लिया है, तो कोर्ट ऑर्डर देगा पुलिसों को कि भाई जो भी अरेस्टेड पर्सन है उसे तुरंत के तुरंत कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया जाए। और अगर उसने कोई क्राइम या फिर जो भी किया है अगर वो प्रूफ नहीं होता है तो उसको फ्री छोड़ा जाए। क्लियर है, हाबियस कॉर्पस टू हैव अ बॉडी बोलते हैं इसे। मैंडामस, मैंडामस एक पर्टिकुलर है कि भाई एक ऑफिसर को बोलना है कि भाई आप ड्यूटी अच्छे से करो, वही बात है। We command, I guess, in short. When the court finds that a particular office holder is not doing legal duty and thereby is infringing on the right of an individual. अभी जब कोर्ट को लगता है कि भाई जो भी ऑफिसर है, मतलब मेजरली आई गेस पब्लिक ऑफिसर ही रहेगा, मेजोरिटी तो मेरे को आइडिया नहीं है, हम देखेंगे पूरा डिटेल में देखेंगे। तो वो कोई लीगल ड्यूटी नहीं कर रहा है, तब उसको हम बोल सकते हैं कि भाई एक राइट है इंडिविजुअल का कि वो जाके बोल सकता है कोर्ट के लिए। प्रोहिबिशन, इट इज इशूड बाय हायर कोर्ट व्हेन अ लोअर कोर्ट हैज कंसीडर्ड केस गोइंग बियॉन्ड इट्स जुरिसडिक्शन। अभी प्रोहिबिट, प्रोहिबिट मतलब रोकना। अभी क्या रोकना है, ये हायर कोर्ट मतलब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट को ऑर्डर दे सकता है कि भाई आपकी जो केस है वो आपकी जुरिसडिक्शन के बाहर जा रही है, आपको उधर ही रोकना पड़ेगा। क्लियर है। फिर आता है को वारंट, को वारंट क्या रहता है, इफ द कोर्ट फाइंड्स, अभी देखो, अभी कोई पर्सन को अरेस्ट करने जा रहे हो तो किस वारंट है क्या आपके पास, हम पूछते हैं, तो वो पूछने का अधिकार है। ठीक है, इफ द कोर्ट फाइंड्स दैट अ पर्सन इज होल्डिंग ऑफिस बट इज नॉट एलिजिबल टू होल्ड दैट ऑफिस, इट रिस्ट्रिक्ट दैट पर्सन फ्रॉम एक्टिंग एज एन ऑफिस होल्डर। ये ठीक है, ये थोड़ा गलत बोला है, हम देखेंगे इसको डिटेल में। द कोर्ट ऑर्डर द लोअर कोर्ट और अनदर अथॉरिटी टू ट्रांसफर मैटर पेंडिंग बिफोर इट टू द हायर अथॉरिटी और कोर्ट। अभी इसमें क्या है, प्रोहिबिशन बोल रहा है हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट, ठीक है, हायर टू लोअर है। अभी ये क्या बोल रहे हैं, लोअर टू हायर जाने की बात कर रहे हैं। एक कोर्ट ऑर्डर देता है कि लोअर कोर्ट से या फिर अनदर अथॉरिटी या ये ट्रांसफर किया जाए मैटर जो भी रहेगा उसको पेंडिंग, ठीक है, हायर अथॉरिटी कोर्ट के सर मतलब ये रहता है। अभी बस जुडिशरी का ही है क्या, उतना ही मैकेनिज्म है क्या, तो नहीं, अलग अलग प्रोटेक्शन राइट्स के भी दिए हैं, जैसे कि नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, अलग अलग कमीशन दिए हैं, तो उसके थ्रू भी आप जा सकते हो। फिर हमने जैसे बोला है पार्ट 4, जो कि है क्या, डीपीएसपी। दहीपुरी शिवपुरी नहीं होता ये होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। कितना रह गया, फंडामेंटल ड्यूटीज बोला है, डीपी का डिफरेंस है, हो गया, ठीक है, थोड़ा सा ही रह गया, थोड़ा सा और थोड़ा सबर करें। तो दहीपुरी शिवपुरी हम आते हैं अभी, डीपीएसपी। एक तो बात डायरेक्टिव है, ये प्रिंसिपल्स रहते हैं स्टेट पॉलिसी के लिए। अभी क्या है इसका मतलब क्या होता है, अभी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो थे उन्होंने सोचा कि एक मॉरल फोर्स होना चाहिए, गाइडलाइंस होनी चाहिए, ताकि गवर्नमेंट को उससे सीरियसली ले सके, और ताकि पीपल भी जो है, मतलब लोग भी जो है वो गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सके कि भाई ये इंप्लीमेंट करने चाहिए तुम्हें डायरेक्टिव्स। तो एक डायरेक्टिव एक सेपरेट लिस्ट ऑफ पॉलिसी गाइडलाइन है जो कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूडेड किया है। अभी जो लिस्ट है वो गाइडलाइंस की, उसी को बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्लियर है। अभी इसकी जरूरत क्या थी, अभी देखो कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर्स थे उन्हें पता था कि इंडिपेंडेंट इंडिया के पास बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, जैसे कि इक्वालिटी लाना है, वेलबींग देखना है। तो कुछ कुछ सर्टन पॉलिसी डायरेक्शन रिक्वायर्ड थे कि भाई ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अभी ये नॉन जस्टिसिएबल है, नॉन जस्टिसिएबल मतलब क्या, अब अगर ये वायलेट भी होते हैं तो ये लीगली एनफोर्सेबल नहीं जा सकते, मतलब क्या, सीधा आप अब वायलेट करने के बाद जैसे अभी फंडामेंटल राइट्स में आप जाते थे कोर्ट, तो ये कोर्ट जा नहीं सकते आप। अब इसमें क्या क्या आता है, तो 3 मेन थिंग्स है ये, गोल और ऑब्जेक्टिव सोसाइटी के कैसे होने चाहिए, सर्टन राइट्स दैट इंडिविजुअल शुड एंजॉय अपार्ट फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स। अभी कुछ कुछ राइट्स ऐसे हैं जो फंडामेंटल राइट्स में ही नहीं है, तो बाकी के राइट्स भी है जो कौन से एंजॉय करने चाहिए। कुछ कुछ पॉलिसीज जो है गवर्नमेंट ने खुद को अडॉप्ट करनी चाहिए। अभी कुछ कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हम देखते हैं। गोल्स क्या है, वेलफेयर ऑफ द पीपल, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस,
पॉलिटिकल जस्टिस होनी चाहिए, रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना चाहिए, इंटरनेशनल पीस आर्टिकल 50 है ये, 51 है गेस। फिर पॉलिसीज कौन से यूनिफॉर्म सिविल कोड, लिकर का बैन, कॉटेज इंडस्ट्रीज, विलेज पंचायत का प्रमोशन, नॉन जस्टिसेबल कौन से, लाइवलीहुड होना चाहिए, इक्वल पे होना चाहिए, इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन नहीं होनी चाहिए, राइट टू वर्क होना चाहिए। तो ये अलग अलग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, हम पूरा अच्छे से डीपीएसपी में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ने अलग अलग बिल्स पास किए, जैसे कि जमींदारी एबोलिशन बिल, नेशनलाइज बैंक हो गया, या फिर लॉज अलग अलग फैक्ट्री लॉज, मिनिमम वेजेस फिक्स किए, और इवन राइट टू एजुकेशन, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, मिड डे मील एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लियर है डीपीएसपी। अभी फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज को कब इंक्लूड किया गया है तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में किया है। इसमें 10 ड्यूटीज थे, बाद में एक और एड किया गया है, टोटल 11 है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा कुछ नहीं बोला है कि ड्यूटी इंप्लीमेंट होनी चाहिए, इन्फोर्स होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, ड्यूटीज है, बस रिमाइंडर है भाई आपकी ड्यूटी क्या है, बस आपको मालूमात होनी चाहिए। अभी फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्या फर्क है? दे रिस्ट्रेन द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट को रोकता है कि भाई आप ऐसे कुछ कुछ नहीं कर सकते, और ये बोलता है कि आपको ये करना चाहिए। ये प्रोटेक्ट करता है राइट ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए, ये बोलता है कि वेलबींग ऑफ पूरे सोसाइटी का होना चाहिए। ये दो डिफरेंस याद रखिएगा। अभी रिलेशनशिप कैसा है हमारा फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी का, तो वो देखते हैं। जनरली अभी इन दोनों में बहुत ज्यादा डिबेट चल रहा था कि भाई फंडामेंटल राइट्स ऊपर है या डीपीएसपी ऊपर है, आपको क्या लगता है? फंडामेंटल राइट्स ऊपर है या डीपीएसपी? आपको सबको लगेगा कि भाई फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट है तो फंडामेंटल राइट्स को पहले दर्जा देते हैं, पर ऐसा नहीं। ये दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री नेचर में दिखा, एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूसरे के लिए। अभी हिस्ट्री क्या है? राइज ऑफ प्रॉब्लम व्हेन द गवर्नमेंट sought to pass laws to abolish जमींदारी सिस्टम which were opposed on the ground that they violated right to property, the government amended the constitution to give। अभी देखो, राइट टू प्रॉपर्टी पहले एक फंडामेंटल राइट था, तो अभी बोल रहे थे कि अभी समझो अबॉलिश करे जमींदारी सिस्टम, अभी अभी लॉ पास किया कि जमींदारी सिस्टम को बंद करना है, तो जो प्रॉपर्टी है उसके अपोज जा रहा है ये राइट टू प्रॉपर्टी को। तो इसलिए जो पहला अमेंडमेंट हमने क्या किया, तो राइट टू प्रॉपर्टी जो था तो उसको फंडामेंटल राइट से निकाल के एक नॉर्मल राइट में किया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बोल सकते हैं। आर्टिकल 44th में किया हमने, और 300A में हमने डाला उसे, प्रॉपर्टी को। ठीक है, फिर बाद में लॉन्ग लीगल बैटल चल रहा था, एग्जीक्यूटिव पोजीशन क्या है, जुडिशियरी की पोजीशन क्या है। तो गवर्नमेंट क्लेम दैट द राइट्स कैन बी abridged or giving effect to direct princess right or hindrance to welfare of the people. The government claimed that rights can be abridged or for giving effect to direct princess rights or hindrance to welfare of the people। अभी प्रॉब्लम क्या चल रहा था देखो, अभी वेलफेयर ऑफ द पीपल ज्यादा इंपॉर्टेंट है या राइट्स इंपॉर्टेंट है? अभी इसमें बहुत ज्यादा हिंड्रेंस चल रहा था कि भाई अभी किसको ज्यादा, किसको इंपॉर्टेंस है। फिर बाद में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होने लगे, तो फिर बाद में बोलने लगे कि फंडामेंटल को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, ना कि डीपीएसपी को। और ये चलता ही जा रहा था, कॉम्प्लिकेटेड डिबेट रिलेटेड अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी अमेंडमेंट कितना कर सकते, क्या कर सकते, तो वो चलने लगे भाई, अभी फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं या डीपीएसपी को कर सकते हैं। तो अभी बोलने लगे थे कि गवर्नमेंट का स्टैंड था कि भाई पार्लियामेंट कोई भी अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को, फिर कोर्ट ने बोला कि नहीं, ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकते जहां पर फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो। फिर बाद में बोलने लगे कि भाई, फिर ऐसा चल रहा था, तो फिर एक खतरनाक केस आ गया, केशवानंद भारती केस। उसमें बोला कुछ कुछ बेसिक फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशन के जहां पर आप चेंजेस नहीं कर सकते, उसी को बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये याद रखना, बेसिक स्ट्रक्चर, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। नेशनल ह्यूमन राइट्स ज्योतिराव फुले, ये आप पढ़ सकते हो, इंटरेस्टिंग पॉइंट्स वाला आप पढ़ सकते हो, ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।